ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला, हस्तकला से नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि हाथ की कला। राजस्थान में जितने भी उद्योग धंधे हैं जो हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं उसका उत्पादन होता है, वो सारी की सारी हस्तकला के अंतर्गत आती है। चाहे वो बुनाई का कार्य हो, चाहे वो मिट्टी का कार्य हो, चाहे वो लकड़ी का कार्य हो, चाहे वो चमड़े का कार्य हो, चाहे वो कृषि के औजार हो, जितने भी हस्त निर्मित वस्तुएं होगी वो सारी की सारी किस्में रखी जाएगी हस्तकला के अंदर। तो पहले अपने बात करेंगे, बेसिक सी जानकारी है, एक दो योजना स्टार्ट की गई थी उसके अनुसार। उसके बाद में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो कला है जिसका वर्णन है, काफ़ी बड़ा है, इतिहास रहा है राजा महाराजा के समय, उसका अपने विस्तृत है वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हस्तकला का मतलब है हाथ की कला। हस्तकला यानी कि हाथ की कला। हस्तकला है हस्तकला का तीर्थ स्थल, या जिसे अपने कह सकते हैं स्वर्ग स्थल। हस्तकला का स्वर्ग स्थल है सांगानेर, और सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। हस्तकला का स्वर्ग स्थल या अपने इसको कह सकते हैं तीर्थ स्थल। हस्तकला का तीर्थ स्थल या स्वर्ग स्थल कौन सा हो जाएगा? सांगानेर जयपुर का। सांगानेर कस्बा है जयपुर में, इसको हस्तकला का स्वर्ग स्थल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? हस्त निर्मित जो कागज है, हस्त निर्मित कागज का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान में सांगानेर से किया जाता है। तो हस्त निर्मित कागज का उत्पादन कहां से किया जाएगा? सांगानेर, और सांगानेर है जयपुर के अंदर। इसके बाद में हस्तकला का जो मुख्य केंद्र है, हस्तकला का मुख्य केंद्र है बोरनाडा। मुख्य केंद्र या मुख्य स्थल बोल सकते हैं, ये है बोरनाडा, और बोरनाडा है जोधपुर के अंदर। हस्तकला का मुख्य केंद्र या प्रमुख स्थल कहां पर हो जाएगा? बोरनाडा जोधपुर के अंदर। उसके बाद में है हस्तकला का दूसरा स्वर्ग स्थल। दूसरा स्वर्ग स्थल या अपने इसको कह सकते हैं द्वितीय सांगानेर, यानी कि दूसरा सांगानेर कौन सा हो जाएगा? तो आपने एक कस्बा सुना होगा नापासर, द्वितीय सांगानेर। तो द्वितीय सांगानेर या दूसरा स्वर्ग स्थल है वो है नापासर, और नापासर है वो है बीकानेर के अंदर। राजस्थान में बीकानेर जिले के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है नापासर, और नापासर है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ पर जो कंबल तैयार किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हस्त निर्मित कंबल है, तो इसलिए इसको कहा जाता है हस्तकला का दूसरा स्वर्ग स्थल। ये तीन बेसिक बातें हैं हाथ की कला में। हस्तकला का मुख्य तीर्थ स्थल या स्वर्ग स्थल कौन सा हो जाएगा? सांगानेर। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। हस्तकला का मुख्य केंद्र है बोरनाडा जोधपुर में। हस्तकला का द्वितीय सांगानेर यानी कि दूसरा सांगानेर या दूसरा स्वर्ग स्थल है वो कहाँ पर है? नापासर, बीकानेर के अंदर। अब देखिएगा, इस हस्तकला के अंदर पहले एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह योजना है यूएनओ के द्वारा चलाई गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाई गई थी, यानी कि जितने भी लगभग विकासशील देश है उसमें हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत में इस योजना के अंतर्गत यानी कि इस कार्यक्रम के तहत एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था एलएनडीपी। एलएनडीपी का मतलब होता है लेदर नेशनल
डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो LNDP है, इसकी कई बार फॉर्म भी पूछी, फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है कि LNDP का पूरा नाम बताइए, तो लेदर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम, इसके तहत राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान हैं वो चिन्हित किए गए थे, चुना गया था कुछ कस्बों को जिनका चमड़ा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देखिएगा, इस योजना का चलाने का उद्देश्य यही था कि जो हस्तनिर्मित है वस्तुएं हैं, यानी कि जो चमड़ा है, जहां से हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये तो UNDP UNO ने चलाई थी, इसके तहत भारत में चलाई गई योजना है जिसका नाम है LNDP, यानी कि लेदर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और लेदर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान में कुछ ऐसी जगहों को चुना गया था जहां का चमड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पहला कस्बा था भीनमाल। भीनमाल आप सभी जानते हो कहां पर है, जालौर के अंदर। भीनमाल, जालौर। भीनमाल के बाद में है तिलोनिया, और तिलोनिया कहां पर है, अजमेर के अंदर। उसके बाद में एक गांव है बड्डू गांव, और बड्डू कस्बा है वो पड़ता है नागौर जिले के अंदर। और अंतिम जो कस्बा है वो है मानपुरा माचेड़ी, और मानपुरा जो माचेड़ी है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है जयपुर के अंतर्गत। इन 4 जगहों को चिन्हित किया गया था, चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि यहाँ का जो चमड़ा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो पूरे राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है भीनमाल, तिलोनिया, बड्डू और मानपुरा माचेड़ी, जयपुर से। इस बात का भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ योजनाएं थी। एक है राज सिक्को। राज सिक्को की स्थापना है वो की गई थी 3 जून 1961 को। ये भी पूछी जाती है राज सिक्को, यानी कि राजस्थान लघु औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना है 3 जून 1961 को की गई थी राजस्थान के अंदर। अब देखिएगा, चमड़े की बात आती है तो राजस्थान में चमड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है। आज अपने जूतियों के बारे में भी बात करेंगे कि किस कस्बे की कौन सी जूतियां हैं वो फेमस मानी जाती है। देखिएगा, आज तक आपने सुनी होगी कि जोधपुर की जूतियां प्रसिद्ध है, जयपुर की जूतियां प्रसिद्ध है। आज जितनी भी जूतियां अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है, मैं उन जूतियों की बात नहीं कर रहा जिनकी आप सोच रहे हो, मैं यहाँ की जूतियों की बात कर रहा हूँ जहाँ से उत्पादन होता है। अब देखिएगा, चमड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। पहले तो चमड़ा इन 4 कस्बों का है, तो यहाँ की जूतियाँ सीधी सी बात है फेमस हो जाएगी। वैसे जूती तो हर जगह की फेमस होती है। भीनमाल, तिलोनिया, बड्डू, मानपुरा माचेड़ी, यहाँ की जूतियाँ फेमस हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा, भीनमाल के अंदर जो जूतियाँ हैं वो है कासीदाकारी जूतियाँ। कासीदाकारी जूतियाँ ये कहाँ की हो जाएगी, भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पर है, जालौर के अंदर। पहले तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ का चमड़ा प्रसिद्ध होगा वहाँ की जूतियाँ ऑलरेडी फेमस हो जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी जूतियाँ बनती है, भीनमाल के अंदर कौन सा प्रकार है, कासीदाकारी जूतियों का। उसके बाद में है मोजड़ियाँ। मोजड़ियाँ या अपने इसको बोल सकते हैं नौरंगी या नवरंगी, यानी कि कितने रंगों की होती है, 9 रंग की। और मोजड़ियाँ या जिसको नवरंगी नौरंगी जूतियाँ बोलते हैं, ये किस जिले की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर जिले की। इसके बाद में आती है नागरी जूतियाँ, और नागरी जूतियाँ हैं वो प्रसिद्ध है जयपुर जिले की। नागरी के बाद में एक कस्बा है नदवई। नदवई की जूतियाँ, ये जो नदवई कस्बा है ये पड़ता है भरतपुर के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ की जूतियाँ हैं वो प्रसिद्ध है, क्योंकि भरतपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भेजी जाती है, निर्यात की जाती है यहाँ की जूतियाँ। ये नदवई कस्बा है, और नदवई कस्बा किस जिले के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। तो अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में आता है
कि किस कस्बे की जूतियां प्रसिद्ध है, तो आज के समय ऐसा नहीं आएगा भाई जयपुर जोधपुर, ये तो सभी को ही पता है, हर स्टूडेंट्स को पता होता है, नॉर्मल सी कॉमन सी बात है कि जूतियां जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ऐसे ऑप्शन में नहीं आते आजकल एग्जाम के अंदर। आजकल वो ट्रेंड है, पहले वाला जो सिस्टम था वो तो खत्म हो गया। आजकल वो क्वेश्चन आते हैं जहां पर नए कस्बे चिन्हित हो गए हैं, यानी कि उस कला से संबंधित वर्तमान के अंदर कौन कौन से नए कस्बे हैं वो चुने गए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस हस्तकला के टॉपिक के अंदर। तो हस्तकला में अपनों ने जूतियों का प्रकार पढ़ लिया, कासीदाकारी भीनमाल की, मोजड़ियां या नौरंगी जूतियां जोधपुर की, नागरी जूतियां हो जाएगी जयपुर की, नदवई की जो जूतियां हैं वो भरतपुर की प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश के अंदर भेजी जाती है। एक अंतिम प्रकार है बिनोटा की जूतियां। आपने सुना होगा विवाह के अंदर, शादी विवाह के समारोह में दुल्हे व दुल्हन के लिए जो जूतियां प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग में ली जाती है, उनको नाम दिया गया है बिनोटा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बनता है कि विवाह में दुल्हे व दुल्हन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जूतियों को क्या कहते हैं या क्या कौन सा प्रकार है, तो वो है बिनोटा का प्रकार। लेकिन अगर एक स्पेशल उसके लिए केंद्र या जगह की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में बिनोटा की जो जूतियां हैं वो चूरू जिले की प्रसिद्ध है। तो दोनों बातों को ये अपने को ध्यान में रखना है, विवाह में दुल्हे व दुल्हन के लिए बिनोटा की जूतियां, और बिनोटा की जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगी चूरू जिले की। तो इतने सारे प्रकार है जूतियों के बारे में, आज के बाद अपने को अच्छी तरह ये सारे के सारे के अंदर है वो पता होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी जो चमड़ा है उसके अंदर आ ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ का चमड़ा फेमस है, तो सीधी सी बात है जहाँ का चमड़ा फेमस होता है वहाँ की जूतियाँ फेमस होगी। और ये इतने सारे प्रकार है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कला के बारे में। ये कॉमन सी बेसिक सी बातें थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिएगा अपने को इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। पहले तो जिले विशेष इस टॉपिक को याद करना है कि किस जिले की कौन सी कला प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने स्टार्ट करते हैं गंगानगर से। तो गंगानगर में दो कला प्रसिद्ध है, एक तो शीशम का फर्नीचर फेमस है, यानी कि जो शीशम की लकड़ी होती है उसका जो फर्नीचर बनाया जाता है वो फेमस है। दूसरा है इस गंगानगर जिले के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है गजसिंहपुर, या जिसको अपने गजसिंहपुर बोलते हैं। उस गजसिंहपुर में जो कृषि के औजार बनाए जाते हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। तो इन दोनों कला का अपने गंगानगर है जो जिले विशेष अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, क्यों प्रसिद्ध है, कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार है, उन सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले जिले विशेष अपने को पता होना चाहिए। आज अपने कुछ विशेष कला के बारे में बात करेंगे। कुछ 10-12 ऐसी कला है राजस्थान में जहाँ से पटवार हो, चाहे पुलिस हो, रीट हो, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत फेमस कला है जिसका नाम है पोट्री कला। पोट्री कला, देखिएगा पोट्री कला का मतलब क्या होता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बहुत चिकने होते हैं। उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर सुनहरे रंगों का प्रयोग या विभिन्न रंगों का जो प्रयोग है वो कौन सी कला कहलाती है, पोट्री कला। तो पोट्री कला का मतलब हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न या फिर सुनहरे रंगों का प्रयोग। और कैसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसके बाहर ये वैसे देखिएगा चीनी मिट्टी का होता है, बहुत चिकना होता है, फिर भी इसके ऊपर फूल या जो लाइनें हैं धारियों के हिसाब से यहाँ पर कलर किया कर दिया जाता है, और उस कला को नाम क्या दिया जाएगा, पोट्री कला। पोट्री कला का मतलब हो गया चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग। अब देखिएगा इसके बारे में अपने बात करते हैं। इस कला का विकास कहाँ से हुआ था, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। सबसे पहले मुगल शासक था अकबर। अकबर के समय इस कला का उद्गम होता है। वो होता है पर्सिया, ईरान से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कला का उद्गम कहाँ से माना गया है, तो पर्सिया, ईरान से इस कला का उद्गम है वो माना गया है। पर्सिया, ईरान से मुगल शासक अकबर लेकर आया था इसको लाहौर।
लाहौर कौन लेकर आया था इस कला को? मुगल शासक अकबर, और अकबर के 9 रत्नों में से एक था जिसका नाम था मान सिंह, यानी कि राजपूत सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह इस कला को लाहौर से कहां ले आएगा? आमेर। तो आमेर में इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाएगा? मान सिंह को। मान सिंह इस कला को कहां से लेकर आया था? लाहौर से। और लाहौर लाने का श्रेय इस कला को किसको दिया जाता है? अकबर को। अकबर कहां से लेकर आया था? पर्सिया ईरान से। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इस कला का उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? पर्सिया ईरान। तो पर्सिया ईरान से इस कला का उद्गम माना गया है। पर्सिया ईरान से अकबर लाहौर लेकर आया, और लाहौर से इसको आमेर कौन लेकर आया? मान सिंह। अब देखिएगा बहुत सारे इसके प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाए पोट्री कला का प्रमुख केंद्र, राजस्थान में पोट्री कला का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाएगा जहां पर यह कला सबसे पहले आई थी? यानी कि आमेर। और आमेर कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये पोट्री कला का प्रमुख केंद्र है राजस्थान के अंदर, आमेर जयपुर। क्योंकि सबसे पहले ये कला राजस्थान में कहां पर आई थी? आमेर के अंदर। तो आमेर जयपुर है वो इस कला का प्रमुख केंद्र माना जाएगा। इसके बाद में इसके 2-3 प्रकार है। एक प्रकार है बल्यू पोट्री। बल्यू पोट्री है वो प्रसिद्ध है जयपुर जिले की। यानी कि जयपुर के अंदर पोट्री कला में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नीले रंग का, यानी कि ब्लू रंग का। तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में अगर बात आती है ब्लैक पोट्री की, तो ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस हो जाएगी? ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध हो जाएगी कोटा जिले की। अब देखिएगा यहां से रट्टा मारने वाली बात नहीं है। रट्टा अगर मारोगे तो क्या कि इतना ही याद रहेगा। अब एक बार क्वेश्चन कैसे आया कोटा जिला से कि राजस्थान में ब्लैक रंग के गमले, यानी कि जो काले रंग के चीनी मिट्टी के गमले है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वही बात है, कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट्स। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो चीनी मिट्टी के ऊपर अगर ब्लैक रंग का प्रयोग हो जाएगा तो वो कौन सी पोट्री बन जाएगी? ब्लैक पोट्री। और ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? कोटा की। तो ब्लैक पोट्री कोटा की, ब्लू पोट्री जयपुर की। तीसरी पोट्री है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री है ये कहाँ की फेमस हो जाएगी? अलवर जिले की। अलवर जो जिला है पूर्वी दिशा के अंदर, वहाँ की फेमस कला है कागजी पोट्री। और कागजी पोट्री का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं डबल कट वर्क पोट्री। कागजी पोट्री का दूसरा नाम है डबल कट वर्क पोट्री। इसके बारे में भी अपने विस्तार से पढ़ेंगे, क्यों कहा जाता है इसको डबल कट वर्क पोट्री। पहले अपने जिले विशेष है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो डबल कट वर्क पोट्री भी किसे कहा जाएगा? कागजी पोट्री को। और कहाँ की फेमस कला है ये? अलवर की। इसके बाद में एक है लाख की पोट्री। लाख की पोट्री या अपने कह सकते हैं सुनहरी पोट्री। लाख की पोट्री और लाख की पोट्री है बीकानेर की। अगर बात आए सुनहरी पोट्री यानी कि गोल्डन पोट्री, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बीकानेर की। ये इतने सारे प्रकार है पोट्री कला के, ये पहले अपने को पता होना चाहिए कि कौन से जिले की कौन सी पोट्री कला है वो प्रसिद्ध है। नीले रंग का जहां पर प्रयोग होगा वो कौन सी कला हो जाएगी? कौन सी पोट्री हो जाएगी? ब्लू पोट्री। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री यानी कि ब्लैक रंग का प्रयोग कहाँ की फेमस हो जाएगी? कोटा की। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री का मतलब क्या है? देखिएगा यहां पर चीनी मिट्टी के साथ कागज की लुगदी का पेस्ट तैयार किया जाता है और उससे बर्तन है वो बनाए जाते हैं। फिर इन बर्तनों के ऊपर रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो कागज की लुगदी का पेस्ट अपने चीनी मिट्टी के साथ मिलाएंगे तो वो कौन सी पोट्री बन जाएगी? कागजी पोट्री। डबल कटवर्क पोट्री क्यों कहा गया है कि देखिएगा इसके अंदर 2 प्रकार की मिट्टी से ये जो पोट्री कला है वो तैयार होती है। एक यहाँ पर है राजस्थान में रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग। रेखाओं का प्रयोग का मतलब क्या होता है? रेखाओं का प्रयोग किस पोट्री कला में होता है?
तो देखिएगा रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग है वो होता है अलवर की पोट्री कला में, यानी कि जो अलवर में बर्तन बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के ऊपर, उस बर्तनों के ऊपर ऐसे रेखाएं बनाई जाती है अलग अलग रंगों की, यानी कि धारियां नुमा करती है, धारियां हैं वो बनाई जाती है, और इसको ही कहा गया है रेखाओं का सीमांकन। तो अलवर से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है, या इसको कह सकते हैं डबल कटवर्क पोट्री कहाँ की फेमस है, या अपने इसको कह सकते हैं रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग या रेखाओं का सीमांकन किस पोट्री कला के अंदर देखने को मिलता है, तो वो कौन सी पोट्री हो जाएगी, अलवर की। लाख की पोट्री का मतलब देखिएगा चीनी मिट्टी के बर्तनों में लाख जो धातु होती है उसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसको अपने क्या कह देंगे, लाख की पोट्री। गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री का मतलब ये है कि पोट्री कला में सुनहरे रंगों का प्रयोग है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि गोल्डन रंगों का है वो सर्वाधिक प्रयोग होगा, तो इसको कहा जाएगा गोल्डन पोट्री। तो ये सारे के सारे प्रकार है जिले विशेष अपने को ध्यान में रखने हैं। अब देखिएगा पोट्री कला के अंदर सर्वाधिक रंगों का प्रयोग, सर्वाधिक रंगों का प्रयोग, तो राजस्थान की पोट्री कला में सर्वाधिक नीला और हरा, यानी कि सर्वाधिक नीले व हरे रंग का प्रयोग है वो पोट्री कला के अंदर किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में पोट्री कला में सर्वाधिक किन 2 रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रंग है वो कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं, नीला और हरा। इसमें तो नीला और हरा सर्वाधिक होता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 रंग की बजाय कितने रंगों का प्रयोग करके दिखाया था, तो वो दिखाया था कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत थे जिनका संबंध है सीकर के मऊ ग्राम से। कृपाल सिंह शेखावत है वो इस कला के बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, और कृपाल सिंह शेखावत है उन्होंने इस कला के अंदर सर्वाधिक 25 रंगों का प्रयोग है वो करके दिखाया था, और इसलिए उनको कौन सा अवार्ड है वो दिया गया था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का प्रयोग किया था, पोट्री कला के अंदर किया था, इसलिए इनको कौन सा अवार्ड है वो दिया गया था, तो इनको जो अवार्ड है वो दिया गया था पद्म श्री। तो पद्म श्री से नवाजे गए थे कृपाल सिंह शेखावत। कितने रंगों का प्रयोग किया था, तो सर्वाधिक 25 रंगों का प्रयोग है वो किया था। अवार्ड दिया गया था पद्म श्री। पद्म श्री से सम्मानित है कृपाल सिंह शेखावत, और कृपाल सिंह का संबंध है वो किस ग्राम से है, तो वो है मऊ ग्राम, और मऊ ग्राम कहाँ पर है, सीकर के अंदर। मऊ गांव सीकर जिले से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। अब कुछ 1-2 फैक्ट और बचते हैं। अब देखिएगा चीनी मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी होती है, उस पर जो रंग है वो चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जो घर पर चीनी के कप प्याले वगैरह होते हैं, कटोरी होती है, वो बहुत चिकनी होती है, उसके ऊपर रंग चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक साइंस के अंदर यानी कि विज्ञान के अंदर एक तत्व है जिसका प्रयोग इस कला में किया जाता है, उसका क्या नाम है, यानी कि पोट्री कला के अंदर ऐसा तत्व जिसका प्रयोग किया जाता है रंग चढ़ाने में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। कभी ना कभी ये क्वेश्चन बनेगा कि पोट्री कला के अंदर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है रंग चढ़ाने में, तो वो है फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड, इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा रंग चढ़ाने में। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, राजस्थान में पोट्री कला को कौन लेकर आया, तो आपका आंसर होना चाहिए मान सिंह। अगर आपसे पूछा जाए पोट्री कला का सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ, तो वो हुआ था राम सिंह के काल में। पोट्री कला का सर्वाधिक विकास है वो किनके काल में हुआ था, राम सिंह के काल में। ये थी अपनी पोट्री कला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। हर एक फैक्ट है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास है वो किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
मैं उसका रिप्लाई है वो ज़रूर करूँगा। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोट्री कला का मतलब है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग। उद्गम है पर्सिया ईरान से। ईरान से इस कला को लाहौर कौन लेकर आया? वो लेकर आया अकबर। लाहौर से यह कला आमेर किसके काल में आई? तो ये आई मान सिंह के काल में। अगर पूछा जाए प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो प्रमुख केंद्र या जो जहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्धि है वो है आमेर। आमेर है जयपुर के अंदर। ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री या फिर डबल कटवर्क पोट्री कहाँ की हो जाएगी? अलवर की। या आपसे पूछ लिया जाए कि रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है अलवर की पोट्री के अंदर। लाख की पोट्री और सुनहरी पोट्री है वो कहाँ की फेमस हो जाएगी? बीकानेर की। उसके बाद में है सर्वाधिक दो रंग है जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, वो कौन से रंग है? नीला और हरा। प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने कितने रंगों का प्रयोग किया था? 25 रंगों का। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री। इनका संबंध किस गांव से है? मऊ ग्राम सीकर से। कई बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं सर कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है, वर्तमान में बहुत सारे कलाकार हैं जैसे महेश जी है या फिर जो हरीश जी है, ये वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या जब भी पूछा गया है किसी भी कला से, तो उस कलाकार का ही नाम पूछा जाता है जिसने इस कला को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई हो। वर्तमान में बहुत सारे कलाकार हैं, पहले भी बहुत सारे कलाकार रहे हैं, तो सभी कलाकारों को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी कला हैं और उसके बहुत सारे कलाकार हो जाएंगे। तो उस एक कलाकार का ही नाम ध्यान में रखना जिस कलाकार ने यानी कि जिसने इस कला को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई हो, उसी कलाकार का नाम है, वही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्योंकि उसको भी कोई ना कोई प्रसिद्ध अवार्ड है वो मिला हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट कला के बारे में। नेक्स्ट कला है कठपुतली कला। कठपुतली कला है, यह कहां की प्रसिद्ध है? तो यह है उदयपुर जिले की। देखिएगा 10-12 ऐसी कला है जो बहुत प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 99% इन्हीं कला में से प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल में जैसे अपने पोट्री कला पढ़ चुके हैं, कठपुतली कला है, थेवा कला है, मीनाकारी है, बंदेज कला है, गोटा जरी है, कठपुतली कला है। तो इन कला के बारे में या जैसे उस्ता कला है, इन कला के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या प्रसिद्धि है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार है। उसके बाद में जो कला बस्ती है उनका एक एक बस केंद्र है, वही आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए भुजिया है, भुजिया रसगुल्ला उद्योग बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें कोई फैक्ट नहीं है, एक ही फैक्ट है कि इसको जो औद्योगिक सूची में इसका नामकरण है वो दर्ज हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारी कला है राजस्थान में, लगभग 100 से 125 ऐसी कला है जिसके प्रसिद्ध केंद्र है, वही आपको ध्यान में रखने हैं। उन अपना जो 10 से 12-15 कला है जिसके बारे में विशेष प्रसिद्धि है और काफ़ी सारा मैटर है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। और जिसमें से दूसरी कला है जिसका नाम है कठपुतली कला। कठपुतली कला है उदयपुर जिले की। कठपुतली आपने आज तक सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं, और कहीं ना वास्तव में तो कभी टीवी पर आपने जरूर देखा होगा इस कला को। कठपुतली कला का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कठपुतली कला है ये आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। आड़ू की लकड़ी से बनाई जाएगी, एक छोटी गुड़िया बनाई जाएगी आड़ू की लकड़ी से, उसको नचाया जाता है। नचाया कैसे जाएगा आज अपने देखिएगा, इसके बारे में अपने बात करेंगे। आड़ू की लकड़ी से बनाई जाएगी। आड़ू की लकड़ी है, इससे ही क्यों बनाई जाती है? इसके अलावा आपने जैसे शीशम है, बबूल है, उसकी लकड़ी भी तो प्रयोग कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कभी कि आड़ू की लकड़ी का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिएगा, ये जो कठपुतली कला है इसमें प्रसिद्ध जो जाति है वो है नट जाति, यानी कि नट जाति इस कला में निपुण है। आड़ू की लकड़ी है वो बहुत हल्की होती है और जब कलाकार इस कठपुतली को नचाता है तो जो धागा प्रयोग में लिया जाता है वह भी बहुत बारीक होता है, यानी कि जो दृश्य देखने वाले दर्शक होते हैं उसको वो धागा दिखाई ना दे,
इसलिए उस धागे को बारीक रखा जाता है। बारीक धागा रखेंगे तो लकड़ी है वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए। धागा बारीक रख दिया, लकड़ी अगर भारी है तो उस सांचे में से अपने उस कठपुतली कला को नचाएंगे तो धागा टूट जाएगा। इसलिए धागा भी पतला रखा जाएगा ताकि दर्शक को वो धागा ना दिखे, और लकड़ी है वो भी क्या रखी जाएगी, बहुत हल्की रखी जाएगी। और अपने को ऐसा प्रतीत होता है कि कठपुतली है वो ऑटोमेटिक नाच रही है। जैसे छोटा खिलौना होता है उसके अंदर अपने सेल बैटरी वगैरह डालते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे डांस करने लगता है ना, उसी हिसाब से ये डांस करती है कठपुतली। तो कठपुतली कला उदयपुर की प्रसिद्ध है, आड़ू की लकड़ी से बनाई जाएगी। प्रसिद्ध जाति कौन सी निपुण है इसमें, नट जाति। अब देखिएगा इसके प्रसिद्ध कलाकार, अगर पूछा जाए कठपुतली कला के जादूगर, तो कठपुतली कला के जादूगर है पद्म जी। कठपुतली कला के जादूगर कौन है, तो कठपुतली कला के जादूगर बन जाएंगे पद्म जी। लेकिन अगर पूछा जाए कठपुतली कला को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, तो कठपुतली कला को सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है देवीलाल सामर को। सर्वाधिक प्रसिद्ध किसने बनाया था, तो ये बनाया था देवीलाल सामर ने। और देवीलाल सामर के प्रयासों से ही राजस्थान में 1952 के अंदर राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना हुई। और राजस्थान लोक कला मंडल है उदयपुर के अंदर, यानी कि राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। स्थापना कौन करेगा, किसके प्रयासों से होगी, तो वो होगी देवीलाल सामर। देवीलाल सामर का एक योगदान ये भी है कि इन्होंने कठपुतली कला को है वो बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। अगर आपसे पूछा जाए कठपुतली कला के जादूगर कौन है, तो वो हो जाएंगे पद्म जी। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो आगे की कला है उसके बारे में अपने बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।